बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, यानी संविधान संशोधन के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पॉसिबल है या नहीं, अगर है तो क्या प्रक्रिया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किन प्रावधानों के तहत होता है, और कोई भी संविधान अगर संशोधनीय है यानी अमेंडेबल है तो उसका क्या फ़ायदा है, और कोई भी संविधान अगर ऐसा है जिसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं तो उसका क्या नुकसान है। इन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो खैर, शुरू करते हैं। तो देखो, यदि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें मेरे भाइयों, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रोइंग डॉक्यूमेंट है। ग्रोइंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान एक जिंदा दस्तावेज है, ठीक है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। कहने का अर्थ ये है कि एक समय के साथ ग्रो करता है, समय के साथ आगे बढ़ता है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस पॉसिबल हैं, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन पॉसिबल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो सकता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो सकता है, जी हाँ। अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 368 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन संभव है। भारत का संविधान ऐसा संविधान है जो टाइम टू टाइम ग्रो करता है, यानी समय के साथ ये आगे बढ़ता है, ठीक है। इसे ग्रोइंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। कैसे आगे बढ़ता है? तो बाई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, न्यायिक व्याख्या के थ्रू अभी आगे बढ़ता है। बाई अमेंडमेंट, यानी संशोधन के थ्रू भी क्या करता है, आगे बढ़ता है। कहने का क्या अर्थ है कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ चेंज हुआ तो जाहिर सी बात है कि उन परिवर्तनों से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नई चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, कुछ पुरानी चीज़ें मॉडिफाई होंगी। तो इससे कहा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो कर रहा है। तो बाई अमेंडमेंट, संशोधनों से भारतीय संविधान ग्रो करता है, एज वेल एज बाई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मीन्स संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, लेकिन संविधान का फाइनल इंटरप्रिटेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी बात को व्याख्या करते हुए समाहित किया, इम्प्लिसिट किया, तो उससे भी संविधान ग्रो कर रहा है। जैसे आर्टिकल 21 आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 21 आपका कहता है कि आपके जीवन को, आपकी लाइफ को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ ना हो, यानी जब तक कोई कानून की प्रक्रिया ना हो तब तक आपका जीवन छीना नहीं जा सकता। मात्र एक लाइन लिखी है। लेकिन आर्टिकल 21 इतना व्यापक है कि आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहुत सारे राइट्स को समाहित किया है, जैसे निजता का अधिकार, जैसे आपका प्रिय अपनी पसंद का ब्याह करने का अधिकार, यानी अपनी पसंद की शादी करने का अधिकार भी उसमें शामिल है। तो वो सब इम्प्लिसिट प्रोविजन है, यानी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से भी संविधान क्या करता है, ग्रो करता है। अमेंडमेंट से भी संविधान ग्रो करता है। कन्वेंशन, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से भी संविधान ग्रो करता है। संसदीय परंपराओं से भी संविधान ग्रो करता है। जैसे जैसे आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जब नई लोकसभा का गठन होता है तो नई लोकसभा के गठन के बाद अस्थायी तौर पर एक अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जो कि प्रोविजनल प्रेसिडेंट होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है। और अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोविजनल स्पीकर, जिसे आप प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, वह ऐसा व्यक्ति होता है जो उन नए सदस्यों में सबसे वरिष्ठ हो। ये वरिष्ठता वाला जो आधार है, ये सीनियोरिटी वाला जो ग्राउंड है, ये कहीं मेंशन नहीं है, ना किसी कानून में लिखा है ना संविधान में लिखा है, बल्कि एक परंपरा फॉलो की जाती है। एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। तो दिस इज कन्वेंशन। तो भारत का संविधान कन्वेंशन से भी ग्रो करता है, अमेंडमेंट से भी ग्रो करता है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से भी ग्रो करता है, ठीक है। भारत का संविधान ऐसा है जिसमें संशोधन संभव है। डॉक्टर अंबेडकर की एक लाइन मुझे याद आती है। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े बढ़िया शब्दों में कहा था कि मैं नहीं मानता कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट है, मैं नहीं मानता कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गलती नहीं है, मैं नहीं मानता कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बुराई नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिमेरिट्स हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के समक्ष, लेकिन भारत का संविधान ऐसा है जो टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकता है। यानी भारत का संविधान ऐसा है जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही होना चाहिए जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल दे। क्योंकि लगातार समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। एक दौर ऐसा था कि आप 1947 में साइबर ही नहीं था तो साइबर क्राइम कहाँ से होगा। आज का दौर देखो, साइबर क्राइम भी है, सोशल मीडिया भी है। तो लगातार सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, लगातार सोसाइटी में परिवर्तन हो रहे हैं, और परिवर्तनों के साथ नियमों में भी परिवर्तन बहुत जरूरी है, परिवर्तनों के साथ संविधान में भी परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ हम नियम में या कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन नहीं करते तो हम मॉडर्निज्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम आधुनिकता को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारे कानून, हमारे संविधान समाज पर नियंत्रण नहीं कर पाते, सोसाइटी पर कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए संविधान ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ अपने आप को ढाल सके, टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके। संविधान ऐसा होना चाहिए।
यदि कोई संविधान ऐसा है जिसमें चेंजेस पॉसिबल ही नहीं है, तो टाइम के साथ नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं रह जाएगी, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। इसलिए संविधान ऐसा होना चाहिए जो टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके। और परिवर्तन के लिहाज से यदि आप देखते हैं, चेंजेस के लिहाज से यदि आप देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के दो प्रकार होते हैं। एक जिसे आप कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स कि कठोर संविधान। एक जिसे आप कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स कि लचीला संविधान। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ यह है कि एक ऐसा संविधान जिसमें या तो संशोधन संभव न हो और हो तो बहुत कठिन हो। फिर से सुनिएगा, एक ऐसा संविधान जिसमें या तो अमेंडमेंट पॉसिबल ही ना हो, और अगर हो अमेंडमेंट तो बहुत टफ हो, प्रक्रिया बहुत टफ हो, उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। जनरली फेडरल स्ट्रक्चर में कठोर संविधान होता है। अमेरिका में संघीय व्यवस्था है, यानी केंद्र और राज्य दोनों है, और संविधान में यदि संशोधन करना होगा तो दोनों का कंसर्न चाहिए, दोनों की सहमति चाहिए, और दोनों की सहमति अगर चाहिए तो प्रक्रिया टफ हो गई, प्रक्रिया टफ हो गई, इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या कठोर संविधान कहते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में संविधान कठोर होता है, ये फेडरल स्ट्रक्चर का लक्षण है। वहीं यदि आप यूनिटरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो संविधान फ्लेक्सिबल होगा, लचीला। लचीला संविधान का मतलब होता है ऐसा संविधान जिसमें अमेंडमेंट बहुत आसानी से हो जाए, जिसमें संशोधन बहुत आसानी से हो जाए, उसे लचीला संविधान कहते हैं। इंग्लैंड, ठीक है। अगर आप देखेंगे वहाँ का संविधान लचीला है, क्यों? क्योंकि एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अकेले ही करना है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोसीजर क्या होगा, टफ नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ के संविधान को लचीला है। यूनिटरी सिस्टम में, यूनिटरी डेमोक्रेसी में संविधान फ्लेक्सिबल होता है, फेडरल डेमोक्रेसी में संविधान कठोर होता है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि इंडिया में भी तो फेडरल डेमोक्रेसी है, तो इंडिया में आप देखेंगे कि इंडिया में भले ही फेडरल डेमोक्रेसी है, भले ही इंडिया में केंद्र और राज्य दोनों हैं, सेंटर स्टेट दोनों है, लेकिन इंडिया में कठोर और लचीलापन दोनों दिखाई पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि कठोर लचीलापन दोनों दिखाई पड़ेगा, दोनों दिखाई पड़ेगा। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें अमेंडमेंट बहुत टफ है। टफ मीन्स सेंटर स्टेट दोनों का परमिशन चाहिए, दोनों का रेक्टिफिकेशन चाहिए, दोनों का कंसेंट चाहिए, और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें अमेंड करने के लिए अकेले सेंटर कर लेता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी बातें हैं, संविधान की ऐसी बातें हैं जो केंद्र अकेले अमेंड कर लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी बातें, संविधान की ऐसी बातें जो केंद्र अकेले अमेंड कर ले रहा है, वो लचीलापन को दर्शा रही हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शा रही हैं, लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शा रही हैं। तो ये शो करता है कि भारत का संविधान लचीला है। और कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी बातें जिसको अमेंड करने के लिए सेंटर स्टेट दोनों का एग्जिस्टेंस चाहिए, दोनों का कंसेंट चाहिए, वो किसको दर्शा रही हैं? हाँ, वो रिजिडिटी को दर्शा रही हैं, यानी कठोरता को दर्शा रही हैं। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे यह स्पष्ट होगा कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। ये बात और क्लियर हो जाएगी अभी 2 मिनट में, ठीक है? क्योंकि जब आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे अमेंड हो रहा है, तो ये चीजें और भी आपकी क्या हो जाएंगी, एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग अमेंडमेंट पे। अमेंडमेंट पे आ जाते हैं, यानी हम लोग आ जाते हैं किस पे? संशोधन पर। ठीक है, तो यदि मेरे भाइयों अमेंडमेंट की बात करें, संशोधन की बात करें, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके से अमेंडमेंट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके से अमेंडमेंट होता है, यानी 3 तरीके हैं जिससे भारतीय संविधान में संशोधन होता है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड होता है। एक तरीका है बाई सिंपल मेजोरिटी, सामान्य कानून बनाकर, यानी सिंपल लॉ बनाकर। ठीक है, एक तरीका है सामान्य कानून बनाकर, दैट मीन्स कि बाई सिंपल लॉ। ठीक है, बाई सिंपल लॉ, सामान्य कानून बनाकर। ठीक है, दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका है कि आर्टिकल 368 के तहत, अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368, 368 के प्रावधानों के तहत। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। अब यहाँ 368 के प्रावधान के तहत 2 प्रकार से संशोधन होता है। आर्टिकल 368 के प्रावधान के तहत 2 प्रकार से संशोधन होता है। एक जिसमें अकेले संसद की सहमति की जरूरत होती है, यानी केवल पार्लियामेंट की सहमति की जरूरत होती है, और दूसरा तरीका ये होता है जिसमें पार्लियामेंट के साथ साथ, यानी संसद के साथ साथ राज्य की भी सहमति की जरूरत होती है, यानी पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट की भी सहमति की जरूरत होती है।
तो देखो ये तीन तरह के हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, अभी आप क्लियर हो जाएगा सारी की सारी बातें आपके समझ। तो सामान्य कानून बनाकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाता है, सिंपल लॉ बनाकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाता है, उसे हम 368 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानते। उसे हम अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन नहीं मानते, बल्कि हम इसे सिंपल लॉ की कैटेगरी में रखते हैं, यानी हम इसे सामान्य कानून की श्रेणी में रखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई कानून बना, आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई लॉ बना, यानी किसी स्टेट का नेम चेंज किया गया, किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज की गई, किसी स्टेट को एक या दो पार्ट में बांटा गया, तो ऐसे में जो लॉ बनता है वो सिंपल लॉ होता है, सामान्य कानून होता है। होता तो अमेंडमेंट है, जैसे मान लो यूपी को आप दो भाग में बांट दिए। अब यूपी को आप दो भाग में बांट दिए तो जाहिर सी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा, पहली अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा, फोर्थ शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करना पड़ेगा तो ये चेंज अमेंडमेंट ही तो है, लेकिन हम इसे 368 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानते, बल्कि हम उसे सिंपल लॉ की कैटेगरी में रखते हैं, सामान्य कानून की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी से ये प्रक्रिया होती है। सिंपल मेजोरिटी यानी सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत का मतलब है कि जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका आधे से एक अधिक, यानी जो लोग उपस्थित हैं उनका आधे से एक अधिक, बस उपस्थित वाले वोट करें, प्रेजेंट वाले वोट करें। ऐसा नहीं जिस समय वोटिंग चल रही उस समय बाहर चाय पीने गए, है ना। तो सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा राज्यसभा में इसे पास होना होता है। तो एक बार फिर से सुनिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा अमेंडमेंट है जो कि सामान्य बहुमत से होता है, यानी सिंपल मेजोरिटी से होता है, उससे हम 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानते। इवन हम उसे संविधान संशोधन अधिनियम की संज्ञा नहीं देते। अब तक जो भारत देश में 100+ अमेंडमेंट हुए हैं उनमें हम इसे इंक्लूड नहीं करते, बल्कि हम इसे सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहते हैं, सामान्य विधायी प्रक्रिया कहते हैं, और हम इसे सामान्य कानून का ही दर्जा देते हैं। तो इसको हटा दो, ये संविधान संशोधन अधिनियम की श्रेणी में नहीं आता, संशोधन होते हुए भी नहीं आता, बल्कि हम इसे सिंपल लॉ यानी सामान्य कानून का ही दर्जा देते हैं। अब आ जाते हैं 368। तो वास्तविक रूप से जो संविधान संशोधन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहा है वो 368 के तहत हो रहा है, आर्टिकल 368 के तहत हो रहा है। और आर्टिकल 368 के तहत दो प्रकार का संविधान संशोधन है, एक जिसमें केवल संसद की सहमति की जरूरत है, और दूसरा जिसमें संसद के साथ साथ राज्यों की भी सहमति की जरूरत है। ठीक, तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ऐसी कौन सी बात है जिसमें सिर्फ और सिर्फ संसद की सहमति की जरूरत है, और ऐसी कौन सी बात है कि जिसमें संसद के साथ साथ आधे राज्यों की भी सहमति की जरूरत है। तो जो बात मैंने आपको बताई वही यहाँ पर फिर से मेंशन है। देखो, भारतीय संविधान में संशोधन कैसे, एक सिंपल लॉ से सामान्य कानून बनाकर, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहते। ठीक है, ये 368 के तहत संशोधन है क्या? नहीं, ये 368 के तहत संशोधन नहीं है। ठीक, 368 के तहत दो प्रकार होता है, एक सिर्फ संसद की सहमति से, यानी सिर्फ और सिर्फ किसकी सहमति चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ओनली अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, यानी सिर्फ संसद की सहमति चाहिए, और दूसरा संसद के साथ साथ आधे राज्यों की भी सहमति चाहिए, दूसरा टाइप है। तो 368 के तहत दो टाइप है, एक फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भैया ये बताइए कि कौन सा ऐसा है जिसके लिए सिर्फ संसद की सहमति चाहिए, और कौन सा ऐसा है जिसके लिए संसद के साथ साथ राज्यों की भी सहमति चाहिए? तो मेरे भाई, ऐसी बातें जो संविधान के संघीय चरित्र को परिवर्तित करती हैं, यानी ऐसी बातें जो संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करती हैं। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सेंटर स्टेट दोनों का एग्जिस्टेंस, लाइक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रोसीजर, सेवेंथ शेड्यूल, सातवीं अनुसूची, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। तो ऐसी बातें जो सातवीं अनुसूची में परिवर्तन कर रही हैं, या ऐसी बातें जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में चेंज कर रही हैं, उन बातों में यदि अमेंड करना है तो संसद के साथ साथ स्टेट का भी कंसेंट चाहिए। कितने? आधे राज्यों में भी पारित होना होगा। और फेडरल स्ट्रक्चर के अलावा, संघीय ढांचे के अलावा यदि संविधान के किसी अन्य भाग में संशोधन करना है, फेडरल स्ट्रक्चर के अलावा यदि संविधान के किसी अन्य भाग में संशोधन करना है, तो सिर्फ संसदीय सहमति से काम चल जाएगा। अब इसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है, दोनों टाइप एक एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि टाइप 1, टाइप 1, ये टाइप 1 टाइप 2 मैंने ही क्लासीफाई किया है, इसको बहुत जज्बाती मत होने लगना, ढूंढने लगना कहीं किताब में टाइप 1 टाइप 2, है ना। तो पहले हम लोग टाइप 1 देखेंगे, यानी जिसमें राज्य की सहमति की जरूरत नहीं होती है, वो देखेंगे कैसे होता है। फिर जिसमें राज्य की सहमति की जरूरत होती है वो देखेंगे कैसे होता है। तो इसके लिए अमेंडमेंट के लिए क्या आएगा? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा, संविधान संशोधन विधेयक आएगा।
संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत आता है और इसके लिए इसके लिए प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन विधेयक आता है वो संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे आप लोकसभा में लेके आइए, चाहे आप राज्यसभा में लेके आइए। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। दोनों सदनों में हैव टू पास विद स्पेशल मेजोरिटी, यानी दोनों सदनों में इसे विशेष बहुमत से क्या होना होगा, पारित होना होगा। और दोनों सदनों में अगर ये विशेष बहुमत से पारित हो गया, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। ध्यान रखना है आपको, जो फैक्चुअल डेटा में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की जरूरत है? नो। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यस। कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यस। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में लोकसभा राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां नजर आ रही हैं। इसमें कोई भी ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं बुलाई जा सकती है। एक में फेल हुआ तो फेल ही हो जाएगा, एक में पास हुआ दूसरे में नहीं पास हुआ तो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब विशेष बहुमत का क्या मतलब है? विशेष बहुमत का मतलब है कि भाई उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, लेकिन ये संख्या कुल के आधे से एक अधिक से ज्यादा होना चाहिए। यानी कुल संख्या टोटल बाई 2+1, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से एक अधिक, यानी प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3। और ये जो नंबर है, ये नंबर टोटल बाई 2+1 से ज्यादा होना चाहिए। तो इस स्पेशल मेजोरिटी से इसे क्या होना होगा, पारित होना होगा। पारित हो गया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, क्या बन गया, एक्ट। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्या राष्ट्रपति के पास इस पर कोई वीटो है? नो। संविधान संशोधन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति किसी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, यानी इस पर प्रेसिडेंट साइन करने के लिए क्या है, बाउंड है। इस पर किसी वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, इस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए क्या है, बाध्य है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 इस बात को डील कर रहा है, सीधे सीधे लिख रहा है कि भैया नहीं होगा वीटो, राइट। दूसरा प्रकार, तो ये तो कौन सा संशोधन है, ऐसी बातें जो फेडरल स्ट्रक्चर के अलावा, संघीय चरित्र के अलावा संविधान के अन्य भाग में संशोधन करती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि ऐसी बातें जो संविधान के संघीय चरित्र से संबंधित हैं, ऐसी बातें जो संविधान के संघीय चरित्र से संबंधित हैं, यानी फेडरल स्ट्रक्चर को बदलेंगी, जैसे 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी। ठीक है, संसद में भी पारित हुआ, साथ साथ राज्यों में भी पारित हुआ। आधे राज्यों, आधे से एक मत बोल देना, आधे, ठीक है, तो आधे राज्यों में पारित होना जरूरी होता है। तो संविधान संशोधन विधेयक दूसरे टाइप का आएगा, तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति नहीं चाहिए। ठीक है, किसी भी सदन में ला सकते हैं, कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, चाहे आप लोकसभा में लेके आइए, चाहे आप राज्यसभा में लेके आइए। दोनों हाउस में इसे स्पेशल मेजोरिटी से पारित होना होगा। दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पारित हो गया तो फिर हाफ स्टेट का क्या चाहिए, आधे राज्यों के विधानमंडल में भी पारित होना होगा। ठीक है, हैव टू पास इन लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ स्टेट, यानी आधे राज्यों के विधानमंडल में पारित होना होगा, और राज्यों के विधानमंडल में इसे सिंपल मेजोरिटी से पारित होना होता है। लोकसभा राज्यसभा में इसे स्पेशल मेजोरिटी से पारित होना होता है, लेकिन राज्यों के विधानमंडल में इसे सिंपल मेजोरिटी से, यानी सामान्य बहुमत से पारित होना होता है। और अगर ये राज्यों के विधानमंडल में पारित हुआ है तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे और क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। क्लियर बात? तो ये दो तरीके हैं, ठीक। इस पर भी राष्ट्रपति किसी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। इस पर भी लोकसभा राज्यसभा दोनों को समान शक्ति है, एक में पारित हुआ एक में नहीं पारित हुआ तो लैप्स हो जाएगा। दोनों हाउस में कहीं भी ला सकते हैं और दोनों हाउस में इसे स्पेशल मेजोरिटी से पारित होना होगा। ये हो गया टाइप 2। तो ये है आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, जो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 368 के तहत दो प्रकार से संशोधन हो रहे हैं, ठीक है। एक संसद की सहमति से, सिर्फ संसद की सहमति से, और दूसरा संसद के साथ साथ आधे राज्यों की भी सहमति से, है ना। प्लस 368 के अलावा भी एक अमेंडमेंट होता है, इससे सामान्य कानून बनाकर किया जाता है, इससे हम 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानते। क्लियर बात? और संविधान संशोधन की ये जो प्रक्रिया है, ये कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन की ये प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है, यानी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है ना? तो ऐसी बातें जो संघीय ढांचे में परिवर्तन कर रही हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज कर रही हैं, उनके लिए संसद के साथ साथ राज्यों की भी सहमति, और फेडरल स्ट्रक्चर के अलावा सिर्फ संसद की सहमति की आवश्यकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अमेंडमेंट होता है। अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे अमेंडमेंट होता है। बाकी यदि आप कोई इस तरह का स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई विशेष टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बनाऊँ और आपको टॉपिक समझाऊँ इसी अंदाज में, ठीक है।
साथ ही साथ यदि आप पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, क्लास पीडीएफ, इसमें तो खैर लिख लिख के पढ़ाएं, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्लासेज होती हैं जिसके पीडीएफ मैं शेयर करता हूँ। तो यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी, ठीक है। मेरा नाम अगर आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ क्लास के लिंक, क्लास के पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एकदम सारगर्भित अप्रोच के साथ, होलिस्टिक वे में कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ के आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराते हैं। ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होता है कि कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो भी चाहिए हम सब आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यानी प्री के लिए एमसीक्यू चाहिए, एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं। मेंस के लिए आंसर राइटिंग का डेडिकेटेड बैच चाहिए, वो भी प्रोवाइड करते हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कराना है लाइव क्लासेस के माध्यम से, वो भी प्रोवाइड करते हैं। मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, किताबें भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फैकल्टी मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें जो कुछ एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है, एनसीईआरटी का कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। यानी एवरीथिंग यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए जितनी भी आवश्यकता वाली चीज़ें हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और इस बैच का नाम है आरंभ 14.0। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ होती है। इस पे इंटरव्यू गाइडेंस आपका फ्री रहता है, ठीक है। अगर आप मेंस निकालते हैं तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो हमारा चलता है वो एकदम फ्री है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इसमें दो तरह के बैचेज हैं, एक गोल्ड है, एक प्लेटिनम है। गोल्ड और प्लेटिनम में क्या डिफरेंस होता है कि गोल्ड में क्या मिलता है कि आपको 1100 प्लस घंटे की क्लासेस मिलती हैं, इंडिविजुअल मेंटोरशिप मिलती है, करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये चारों आपको गोल्ड में मिलता है। लेकिन अगर आप प्लेटिनम लेते हैं तो प्लेटिनम की वैलिडिटी 4 साल है, गोल्ड की 2 साल है। प्लेटिनम की 4 साल की वैलिडिटी है, और इस 4 साल की प्लेटिनम की वैलिडिटी में आपको क्या क्या मिल रहा है? आपको एमसीक्यू भी मिल रहा है प्री के लिए, क्योंकि प्री से पहले 3 महीने पहले एमसीक्यू चाहिए होता है। एनसीईआरटी बेस बनाने के लिए जरूरी है, इसमें एनसीईआरटी भी आपको मिल रहा है। वैलिडिटी आपको 4 ईयर की मिल रही है इसमें। फैकल्टीज के द्वारा भी मेंटरशिप मिल रही है, किताबें घर पहुंच रही हैं, एमसीक्यू का प्रीलिम्स का बैच मिल रहा है एक रिकॉर्डेड फ्री, 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच एक रिकॉर्डेड फ्री मिल रहा है आपको, लाइव का क्रैश कोर्स मिल रहा है, एक फाउंडेशन बैच आपको रिकॉर्डेड फ्री मिल रहा है। और प्लस जो गोल्ड में मिलता है उतना उतना तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है। प्लेटिनम का जो अभी ऑफर के साथ प्राइस चल रहा है वो 18,999 है, और गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है वो 11,999 है। लेकिन ये प्राइस आप तभी अवेल कर पाएंगे जब आप ये कोड लगाएंगे, VL Live। कौन सा कोड लगाना है आपको? VL Live। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो इस ऑफर को आप क्या कर लेंगे? अवेल कर लेंगे। क्लियर बात, समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। कैसे आप ये कोड लगा सकते हैं? तो इसके लिए आपको जाना होगा studyaiku.com पर। कहाँ जाना है आपको भैया? इसके लिए आपको जाना है studyaiku.com पर। गूगल के लिखिएगा studyaiku.com, फ़ोन में भी ओपन कर लीजिएगा। फ़ोन में भी ओपन हो जाता है, लैपटॉप वर्जन में भी ओपन हो जाता है। फ़ोन में ओपन करिएगा तो वहाँ ढूंढ लीजिएगा स्टेट पीसीएस कहाँ लिखा है। तो स्टेट पीसीएस पे जाइए, फिर उत्तर प्रदेश पे जाइए। सारे बैचेस देखो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। जैसे आरएम 14.2 यहाँ पर दिख रहा है ना, सारे हमारे फैकल्टीज़ हैं, उनका चेहरा भी दिख रहा है। 25,999 लिखा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने दूसरा प्राइस बताया था। तो इसमें आप कूपन कोड लगाएंगे तो ये प्राइस आ जाएगा। कूपन कोड कैसे लगाना है? यहाँ जाइए, ठीक है। आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा, ओटीपी मांगेगा, इंटर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, स्टडी आईक्यू की ओटीपी आएगी, उससे हम आपके बैंक का कोई पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। आराम से इंटर कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है उसमें। तो इंटर करिए, बाई नाउ पे जाइए, यहाँ जाएंगे तो देखिए यहाँ कोड आएगा, ढेर सारा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इंडिया लिखा रहता है, 15 अगस्त लिखा रहता है। तो इन कोड को अगर आप लगा देंगे तो आपको 6,000 ऑफ होगा। यानी इन कोड को लगाएंगे तो आपको कम डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जब आप फैकल्टी कोड लगाते हैं तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। जैसे मेरा है VL Live, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, देखो ये लग गया, ठीक है। कितना हज़ार? 7,000 रुपया का डिस्काउंट मिला। 18,999 आपका प्लेटिनम का, और गोल्ड का भी देख लेते हैं, 11,999 आपका गोल्ड का, ठीक है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे, राइट। हाँ, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आप प्री पास कर लेते हैं तो जो भी फीस दी हो फीस भी वापस हो जाती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना। थैंक यू सो मच।